अच्छा, दो की वर्ड्स हैं जो कि फैमिली को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक है अनमैनेजेबिलिटी, कि जब वो देखें कि एडिक्शन से ना सिर्फ उनके प्यारे की जिंदगी तबाह हो रही है बल्कि उनकी अपनी जिंदगी भी अनमैनेजेबल होती चली जा रही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि कोई मसला फिर नशे के साथ है। दूसरी चीज है पावरलेसनेस, कि जब वो ये भी महसूस करें कि अनमैनेजेबिलिटी के साथ साथ वो पावरलेस भी फील करते हैं, कि वो जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने लव्ड वन को या उसके नशे को, उसके नतीजे में उन्हें कामयाबी तो हासिल नहीं होती बल्कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके घर में एडिक्शन जो है वो एक्टिव हालत में मौजूद है और अब उसके बारे में उन्हें कुछ करने की जरूरत है। पहली कोशिश जो फैमिली करते हैं, फैमिली मेंबर्स करते हैं, वो ये है कि वो पेशेंट को नशा छुड़वाने का जो एजेंडा है वो अपने हाथ में लेते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि एज इफ पेशेंट को नशा छुड़वाना या पेशेंट का नशा छोड़ना कोई उनका बेनिफिट है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गोल थोड़े वाजिया करने की जरूरत है कि फैमिली को क्या करने की जरूरत है और पेशेंट को क्या करने की जरूरत है। फैमिली का पहला गोल ये होना चाहिए कि वो पेशेंट को नशा छुड़वाने की बजाय पेशेंट को तैयार करना शुरू करें कि वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट में चला जाए। सही। क्योंकि नशा छोड़ना ये पेशेंट का तो कोई गोल हो सकता है लेकिन ये फैमिली का गोल नहीं हो सकता। तो फैमिली का गोल क्या होना चाहिए? फर्स्ट कि वो ऐसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करे जो कि पॉजिटिव हो, हेल्दी बिहेवियर्स हो, ताकि पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर्स जो है वो इनकलकेट किए जा सके या पेशेंट को ग्रेजुअली किसी ट्रीटमेंट की तरफ वो धकेलने में कामयाब हो जाए। सो उनका पहला गोल तो ये है कि पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाया जाए ताकि वो प्रॉपर हेल्प से नशा छोड़ने की तरफ जाए, बजाय कि वो खुद ट्रायल एंड एरर्स जो है वो घर पे करते रहे। चंद चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहला बुनियादी एलिमेंट जब भी आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर में जाएं और आपका राब्ता जिस भी पर्सन के साथ होता है, जो भी आपको अटेंड करता है, तो आप उससे कुछ सवालात जरूर करें और हमेशा स्मार्ट कंज्यूमर के तौर पे बिहेव करें, नाइव कंज्यूमर के तौर पे बिहेव ना करें। अच्छा, दो की वर्ड्स हैं जो कि फैमिली को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक है अनमैनेजेबिलिटी, कि जब वो देखें कि एडिक्शन से ना सिर्फ उनके प्यारे की जिंदगी तबाह हो रही है बल्कि उनकी अपनी जिंदगी भी अनमैनेजेबल होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है कि कोई मसला फिर नशे के साथ है। दूसरी चीज है पावरलेसनेस, कि जब वो ये भी महसूस करें कि अनमैनेजेबिलिटी के साथ साथ वो पावरलेस भी फील करते हैं, कि वो जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने लव्ड वन को या उसके नशे को, उसके नतीजे में उन्हें कामयाबी तो हासिल नहीं होती बल्कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके घर में एडिक्शन जो है वो एक्टिव हालत में मौजूद है और अब उसके बारे में उन्हें कुछ करने की जरूरत है। पहली कोशिश जो फैमिली करते हैं, फैमिली मेंबर्स करते हैं, वो ये है कि वो पेशेंट को नशा छुड़वाने का जो एजेंडा है वो अपने हाथ में लेते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि एज इफ पेशेंट को नशा छुड़वाना या पेशेंट का नशा छोड़ना कोई उनका बेनिफिट है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गोल थोड़े वाजिया करने की जरूरत है कि फैमिली को क्या करने की जरूरत है और पेशेंट को क्या करने की जरूरत है। फैमिली का पहला गोल ये होना चाहिए कि वो पेशेंट को नशा छुड़वाने की बजाय पेशेंट को तैयार करना शुरू करें कि वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट में चला जाए। क्योंकि नशा छोड़ना ये पेशेंट का तो कोई गोल हो सकता है लेकिन ये फैमिली का गोल नहीं हो सकता। तो फैमिली का गोल क्या होना चाहिए? फर्स्ट कि वो ऐसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करे जो कि पॉजिटिव हो, हेल्दी बिहेवियर्स हो, ताकि पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर्स जो है वो इनकलकेट किए जा सके या पेशेंट को ग्रेजुअली किसी ट्रीटमेंट की तरफ वो धकेलने में कामयाब हो जाए। सो उनका पहला गोल तो ये है कि पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाया जाए ताकि वो प्रॉपर हेल्प से नशा छोड़ने की तरफ जाए, बजाय कि वो खुद ट्रायल एंड एरर्स जो है वो घर पे करते रहे। चंद चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहला बुनियादी एलिमेंट जब भी आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर में जाएं और आपका राब्ता जिस भी पर्सन के साथ होता है, जो भी आपको अटेंड करता है, तो आप उससे कुछ सवालात जरूर करें और हमेशा स्मार्ट कंज्यूमर के तौर पे बिहेव करें, नाइव कंज्यूमर के तौर पे बिहेव ना करें। नाइव कंज्यूमर वो होता है जो कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर किए बगैर किसी एक शॉप पे जाता है और जो भी चीज उसको चाहिए होती है, कोई जितना भी जैसा भी बताता है वो वैसा उठा के घर ले आता है। स्मार्ट कंज्यूमर ये होता है कि वो पहले चीजों को देखता भालता है, इंटरनेट के थ्रू देखता है,
फिर देखता है कंपैरिजन इसके क्या हैं, और फिर इवेंचुअली वो किसी एक जगह पे कोई सोचा समझा फैसला करता है और फिर जाता है और फिर भी जाके उनसे सवालात करता है, क्योंकि ये उनके प्यारे की जिंदगी और मौत का मसला है। सो उन्हें जरूर ऐसी कुछ बुनियादी चीजें जो है वो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में जाए तो पूछने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो वहां पे देखने की जरूरत होती है जब भी आप उस मुतल्लिका पर्सन से बात करें बीइंग अ फैमिली मेंबर, तो जरूर देखें कि क्या ये डिजीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। डिजीज कॉन्सेप्ट से मेरी मुराद ये है कि क्या ये नशे को एक मेडिकल इशू कंसीडर करते हुए आपसे बातचीत कर रहे हैं या ये कोई मॉरल इशू कंसीडर करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, डिजीज कि कोई भी जो ट्रीटमेंट सेंटर जहाँ पे आपने राब्ता किया है क्या वो नशे को कोई बीमारी तस्वर करते हैं या वो कोई मेडिकल इशू ही तस्वर करते हैं। सही। दूसरी बुनियादी चीज जो है कि जब आपका प्यारा वहां पे पहुंचेगा तो उसे कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जब वो नशा छोड़ेगा, जिसको हम विड्रॉल कहते हैं। तो क्या वहां पे कोई मेडिकल डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि उसके विड्रॉल मैनेजमेंट को सुपरवाइज करेंगे और उसको एज पॉसिबल एज स्मूथली लेकर जाएंगे। तो उनसे दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि आपके पास मेडिकल टीम कौन सी है जो कि हमारे पेशेंट को जब वो नशा छोड़ेगा तो उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में फैसिलिटेट करेगी। तीसरा बुनियादी सवाल ये होना चाहिए कि क्या पेशेंट जब नशा नहीं कर रहा होगा तो उसके जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पैदा होगा उसको भी स्टेबल करने में कोई उसे हेल्प दी जाएगी। क्या पेशेंट के डिनाइल को मैनेज करने में भी कोई हेल्प दी जाएगी, क्योंकि जैसे नशे की बीमारी है उसको कहा जाता है कि ये डिनाइल की भी बीमारी है। इसमें डिनाइल पेशेंट का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू कॉग्निटिव इंफेयरमेंट, और पेशेंट ये तस्लीम नहीं करता कि वो कोई नशे का मरीज बन चुका है। उसको अभी भी यही लगता है कि वो नशे को सेफली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आजकल चूंकि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, आजकल चूंकि फैमिली से बन नहीं रही है, आजकल चूंकि बीवी ने काफी तंग किया हुआ है तो उस वजह से मैनेज नहीं कर पा रहा, अदरवाइज कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है। सो फैमिली को जरूर क्वेश्चन करना चाहिए कि वो पेशेंट के डिनाइल को मैनेज करने में क्या उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या उनके इदारे में कोई ऐसा प्रोग्राम पेशेंट्स को करवाया जाता है जो डिनाइल मैनेजमेंट में हेल्प करे। चौथी अहम चीज उन्हें पूछनी चाहिए कि जब पेशेंट उनके पास होगा तो ऐसी सूरत में क्या फैमिली घर पे ही रहेगी या वो कोई फैमिली को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे किसी फैमिली प्रोग्राम के थ्रू, जिसके दौरान फैमिली भी ऐसी स्किल्स को सीखेगी जिससे पेशेंट को हैंडल करने में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट उनके लिए कोई सहूलत पैदा हो सकेगी और वो उसको थोड़ी बहुत मुश्किलात के साथ या आसानी से उसको हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद जो इंडोर ट्रीटमेंट है उसके बाद जब पेशेंट घर आएगा और फिर उसको जो मुश्किलात आएंगी तो ऐसी सूरत में क्या उनके पास कोई आफ्टर केयर प्रोग्राम भी मुयस्सर है जिसके थ्रू वो पेशेंट को जो भी जरूरी सपोर्ट होगी वो प्रोवाइड करेंगे, और अगर करेंगे तो कितने अरसे तक करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट क्या करेगा। क्योंकि आमतौर पे फैमिली ये समझती है कि पेशेंट का जब इंडोर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, अब वो बिल्कुल पहले जैसा अच्छा बच्चा बन चुका है, अब वो नशा बिल्कुल नहीं करेगा, अब वो हर चीज जो उसने खराब की थी वो उसको खुद ही फिक्स करेगा, अब वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एट वंस उठा लेगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इंडोर ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ पेशेंट को आउटडोर के लिए प्रिपेयर करता है। सो आउटडोर ट्रीटमेंट में भी पेशेंट को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको नए सिरे से लर्न करना पड़ता है कि नशे के बगैर जिंदगी को कैसे गुजारना है, नशे के बगैर फैमिली के साथ ताल्लुकात मैंने कैसे बेहतर बनाने हैं, नशे के बगैर मैंने अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करना कैसे सीखना है, नशे के बगैर मेरे जो इमोशनल इश्यूज हैं उनको मैंने कैसे मैनेज करना सीखना है। क्योंकि जब पेशेंट नशा कर रहा होता है तो हर मसले का एक इलाज उसके पास होता है और वो है ड्रग्स। लेकिन जब वो ड्रग्स नहीं कर रहा तो फिर कई मसाइल जो है उसकी लाइफ में जो आएंगे तो उनके सोल्यूशंस वो कैसे करेगा और कितना कंफर्टेबली करेगा या वो कितना स्किल्ड हो चुका है करने में। सो ये भी क्वेश्चन जरूर फैमिली को ट्रीटमेंट फैसिलिटी से करना चाहिए कि वो आफ्टर केयर प्रोग्राम या फॉलो प्रोग्राम भी कोई तजवीज करेंगे, और अगर वो करेंगे तो वो कितनी देर का होगा और इस दौरान वो पेशेंट को क्या सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या फैमिली को भी जब पेशेंट आउट केयर प्रोग्राम में होगा तो क्या फैमिली को भी इस सूरत में कोई सपोर्ट अप्रोप्रिएट जो है वो मिलती रहेगी, या बस इंडोर ट्रीटमेंट हो गया तो अब फैमिली भी घर बैठे और पेशेंट भी घर बैठे, क्या ऐसा कोई सिचुएशन होगी। सो फैमिली को ये क्वेश्चन जो है वो जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है जिसको हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है, तो इसमें सिर्फ
3 मंथ्स के ट्रीटमेंट से या 100 डेज के ट्रीटमेंट से बुनियादी जो फायदा है वो तो जरूर हो सकता है, लेकिन जो कोई मुस्तकिल फायदा नहीं है। यानी ये पेशेंट को नशा छुड़वाने की जो कामयाबी है वो तो जरूर अचीव करता है इंडोर ट्रीटमेंट, लेकिन पेशेंट नशा छोड़े रखेगा, इसके लिए उन्हें बाहर के प्रोसीजर में भी काफी जो है काम जो है करना पड़ेगा। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो कि किसी भी फैमिली को जरूर देखनी चाहिए जब भी वो अपने किसी प्यारे के लिए कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी को चूज करते हैं, और जरूर क्वेश्चंस करने चाहिए उन लोगों से जहाँ पे वो जाते हैं। पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि जब कोई पेशेंट हिट बॉटम होगा तो फिर वो किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी की तरफ जाने का सोचेगा या उसको कोई ऐसी जरूरत महसूस होगी। हिट बॉटम से मेरी मुराद है कि जब पेशेंट की हेल्थ भी खराब हो चुकी होगी, उसके सोशल रिलेशनशिप्स भी डैमेज हो चुके होंगे, उसको जॉब भी नहीं उसके पास होगी, बीवी डाइवोर्स कर चुकी होगी और वो स्ट्रीट पे पड़ा होगा, तो फिर वो हिट बॉटम होगा। लेकिन इवेंचुअली ये देखा गया कि ये जो हिट बॉटम है, पेशेंट जब भी किसी बॉटम को हिट करता है तो वो बाउंस करता है, फिर वो उससे भी ज्यादा किसी एक बॉटम की तरफ जाता है। सो 1970s में डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने एक तरीका जो है वो दरियाफ्त किया इवेंचुअली, और उन्होंने बेसिकली कुछ पेशेंट्स के ऊपर ये रिसर्च की जो कि 5 साल एक रिसर्च थी कि पेशेंट क्यों ट्रीटमेंट से फैसिलिटी की तरफ नहीं जाते, जबकि उनकी फैमिलीज भी उन्हें कहती हैं, तो वो रेडी क्यों नहीं होते। सो तकरीबन 200 पेशेंट्स पे उन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की, जिसके नतीजे में उन्होंने पेशेंट से डिफरेंट सवालात किए, और कंक्लूजन उनका ये था कि पेशेंट को कोई क्राइसिस जो है वो जरूर इतना मोटिवेट करता है कि वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाने का सोचें या अपनी फैमिली से कहें कि उन्हें कोई हेल्प चाहिए। सो डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने फिर इवेंचुअली ये सोचा कि ये जो क्राइसिस है ये क्या लाइफ क्राइसिस उसको देगी तो वो जाएगा किसी ट्रीटमेंट की तरफ, या फिर फैमिली कोई ऐसा क्राइसिस जो है वो स्टेज कर सकती है या उसके लिए इंटरवेंशन की सूरत में क्रिएट कर सकती है जिसके थ्रू वो इवेंचुअली किसी हेल्प की तरफ आमादा हो। सो ऐसे तरीकाकार मौजूद हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के पास कि वो आपको या फैमिली मेंबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे वो अपने प्यारे को मोटिवेट करें ताकि वो ट्रीटमेंट की तरफ आए, जिसको हम कहते हैं कि वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली ट्रीटमेंट में आने का जो फैसला है वो करता है। अब जब पेशेंट ट्रीटमेंट में आ जाता है, वहां पे उसकी ये चाहत आपने मेंटेन करना होती है, जो कि फैमिली ने हर रोज कुछ ना कुछ काम पेशेंट के साथ बातचीत करनी होती है ताकि उसकी चाहत मेंटेन रहे। पेशेंट की चाहत पे इतना रिलाय नहीं करना चाहिए फैमिली को, क्योंकि एक बात मैंने पहले भी की कि पेशेंट जो है वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का शिकार होता है, उसका ब्रेन इतना हेल्दी नहीं रहता ड्रग्स करने की वजह से। सो हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए बीइंग अ फैमिली मेंबर के पेशेंट कोई अपने ब्रेन से हेल्दी फैसले अभी करने की पोजीशन में है। ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं है, अभी वो उन फैसलों को करने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो फैसला सुबह के टाइम पे करता है कि हाँ मुझे इस ट्रीटमेंट से काफी फायदा हो रहा है, तो हो सकता है उसका ये फैसला जो है वो शाम तक बदल भी जाए उस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से। सो जो हेल्दी फैसले करने हैं वो किसी फैमिली की तरफ से आएंगे, क्योंकि फैमिली कोई ड्रग्स नहीं कर रही होती, फैमिली के रवैये जरूर बिहेवियरली खराब होते हैं, फैमिली इमोशनली डिस्टर्ब जरूर होती है, लेकिन फैमिली के ब्रेन में कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं होती। इसका मतलब यह है कि फैमिली जो है वो कुछ हेल्दी चॉइसेस ले सकती है, हेल्दी फैसले कर सकती है। सो फैमिली को अपने फैसलों पे रिलाय करना चाहिए, और पेशेंट की जो ट्रीटमेंट में चाहत है वो बनाते रहने से ही आएगी, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, लेकिन फैमिली ने इंडोर ट्रीटमेंट में काम भी यही पेशेंट पे करना होता है कि वो अपने ट्रीटमेंट में दिलचस्पी को मेंटेन रखे और उसको बरकरार रखे। सीक्रेसी जो है किसी भी एडिक्शन को प्रिवेल करने में एक की रोल प्ले करती है। एडिक्शन चाहती है कि वो सीक्रेसी में रहे ताकि उसको ग्रो करने का मौका मिले। तो अगर हम किसी भी एडिक्शन को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस सीक्रेसी में से निकलना पड़ेगा, इस आइसोलेशन की कैफियत में से निकलना पड़ेगा। मेरा मशवरा उनको ये है कि वो ऐसे लोगों से इस बात को जरूर शेयर करना शुरू कर दें जो कि उन्हें अभी काफी डिफिकल्ट लगता होगा, जो कि उनके काफी क्लोज मेंबर्स हैं। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि वो उनसे ये मशवरा लेना शुरू कर दें कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं। शेयर करने का मतलब ये है कि वो ये
उनके सामने तस्लीम कर लें कि उनके हस्बैंड जो है वो ड्रग्स करते हैं और उनकी ड्रग्स करने की वजह से वो काफी मसाइल का शिकार हैं। तो ये शेयरिंग करना जो है, अगर वो कोई 1.5 दर्जन के करीब लोगों से ये शेयरिंग कर लेंगी तो फिर उनके अंदर इतनी करेज जरूर डेवलप हो जाएगी कि वो किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी से भी राब्ता क्योंकि ऑलरेडी पता तो सबको ही होता है और ये साबित मेरा ख्याल है जब भी वो ये शेयर करेंगे तो लोग उनसे यही कहेंगे कि हाँ हमें इसका पता था लेकिन हम आपके सामने इसलिए बात नहीं करते थे कि आपको कहीं बुरा ना लगे। और शेयर करने से पहले ये तय करना जरूरी है कि किन लोगों के साथ शेयर किया जाए। शेयर हमेशा उन लोगों के साथ करना चाहिए जो कि आपकी बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे और वो आगे फिर किसी को कन्वे नहीं करेंगे, क्योंकि बताने का मकसद बेसिकली कोई ढंडोरा पीटना नहीं होता, बल्कि शेयर करने का बुनियादी मकसद करेज कलेक्ट करना होता है जो कि आपको कोई पॉजिटिव एक्शन लेने की तरफ मोटिवेट कर सके। लेकिन स्क्रीन एडिक्शन जो है ये भी अपकमिंग जो एडिक्शंस हैं उनमें काफी टॉप लिस्ट के ऊपर है और इसको हम प्रोसेस एडिक्शन या बिहेवियरल एडिक्शन भी कहते हैं। यानी किसी एक एक्टिविटी के साथ इतनी हद तक जुड़े रहना जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर दे। एडिक्शन सिर्फ किसी सब्सटेंस की नहीं होती बल्कि नॉन सब्सटेंस एडिक्शंस भी हैं जिन्हें हम प्रोसेस एडिक्शन कहते हैं और उनमें वीडियो गेमिंग जो है ये एक बड़ा एलिमेंट आपको नजर आता है। सो पहली चीज कि ये प्रोवोकेट मत करें उस बच्चे को, उसको इनेबल भी मत करें कि जब उन्हें कोई डिफिकल्टी है तो वो बच्चे को अलाउ करें और जब उन्हें डिफिकल्टी नहीं है और उनके पास टाइम है उस बच्चे को मैनेज करने में तो फिर वो प्रोवोकेट करना शुरू कर दें। बल्कि उसके साथ बैठ के कोई टाइम तय कर लें। फर्ज करें अगर वो 4 आवर्स अभी वीडियो गेम प्ले करता है तो वो इस बात से इनिशिएट करें कि वो नेक्स्ट वीक से उसका माइंड प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि नेक्स्ट वीक की फलां डेट से अब 3.5 घंटे वीडियो गेम देख सकते हैं। ठीक है और हाफ एन आवर जो है वो आपका उस टाइम में से खत्म कर देंगे। तो ये थोड़ा आसान टास्क है उस बच्चे के लिए। वो कहेगा ठीक है ऐसा कर लेंगे। जब वो देखें कि अब वो 3.5 घंटे वॉच करता है और कमिटमेंट के साथ ही रहता है कि 3.5 घंटे से वो ऊपर नहीं जाता तो फिर कोई 3 हफ्ते के बाद कहें कि अब आप नेक्स्ट वीक से 3 आवर्स अपना वीडियो गेमिंग का जो टाइम है उसको कर लेंगे। तो इसी तरह हाफ एन आवर रिड्यूस करते करते वो कोई अगले 5 से 6 माह के दरमियान उसको कोई हाफ एन आवर या 1 आवर के ऊपर जो है वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो आज अपने बेटे से कहेंगे कि बेटा मैंने कंसल्ट किया था प्रोफेशनल से और उन्होंने कहा है कि बस बिल्कुल ही खत्म कर दें, ये तो नहीं होना चाहिए, तो वो बेटा कभी भी नहीं मानेगा और उनके लिए काफी बिहेवियरल इश्यूज जो है वो खड़े कर देगा। सो स्मॉल टास्क बेबी स्टेप से शुरू करें कि हाफ एन आवर उसका टाइम रिड्यूस करें जितना भी वो टाइम कंज्यूम करता है वीडियो गेमिंग पे और फिर कोई आपका टारगेट एक होना चाहिए कि अगले 3 हफ्तों के बाद जब वो उतने टाइम को जो आपने उसके साथ तय किया होता है उससे वायोलेट नहीं करता तो फिर अगला एक टास्क कर दें, फिर अगला। सो ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस के थ्रू आप उसकी इस जो प्रोसेस उसका जो डेवलप हो रहा है वीडियो गेमिंग का या स्क्रीन एडिक्शन का आप उसको लिमिट कर सकते हैं।